वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो है बुयंसी। बुयंसी का मतलब है कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, वो मार्केट में एक बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट बना के रख रही है। जो पेसिमिज्म की तरफ पहले माहौल था 3-4 महीने, 2-3 महीने पहले, उससे आगे आके अब ऑप्टिमिज्म का माहौल है। और जो कुछ भी हम मैक्रो डेटा की बात करें, वो सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि चीज़ें पहले से काफ़ी बेहतर होती हुई चल रही हैं। उसके चलते ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो भी हैं, इस मार्केट में पहले की तुलना में, 2-3 महीने पहले की तुलना में अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, और उनको ट्रेड लेना या इन्वेस्टमेंट करना शायद पहले से ज़्यादा माहौल अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और इस एनालिसिस के दौरान किसी भी स्टॉक एसेट का नाम लिया जाता है मेरे द्वारा या किसी भी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, तो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी तरफ से भी अपना ड्यू डिलिजेंस करें। तो हम शुरू करते हैं रिसेंट मैक्रोज से। हमेशा हम ये देखते हैं, सितंबर 24 से हम लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक करना जरूरी इसलिए था कि वहीं से जो पेन था स्टार्ट हुआ था निफ्टी में। वहां पे 26,277 का हाई बना के, और उस समय निफ्टी की पी क्लोज टू 23.5, टू बी प्रिसाइज 23.61 थी। सितंबर के बाद से हमने देखा कि मैक्रो डेटा जो थे उसमें डॉलर इंडेक्स बढ़ते बढ़ते 101 के लेवल से 110 टच करके आया। क्रूड 82 का गया था। उसके बाद से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा परेशान यूएस को उसने नहीं किया, लेकिन आगे का जो आउटलुक इन्फ्लेशन का है वो थोड़ा सा गंभीर है यूएस के लिए। जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है FY 2025-26 का यूएस के लिए, वो 3.1 है। और हम क्या देख रहे हैं कि पिछले एक साल में एक बार फरवरी 25 में वो 3% के आसपास गए हैं, और बीच में सही होने के बाद टैरिफ का जो भी आगे होना है उसके चलते वो डेटा थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो सकता है। डोमेस्टिक लेवल में बात करें तो इन्फ्लेशन काफ़ी वेल मैनेज इन्फ्लेशन है। 2.82 का इन्फ्लेशन है। ये पिछले 5-6 साल में ऐसा देखा नहीं गया था। बॉन्ड यील्ड की बात करें, 3.8 का बॉन्ड यील्ड हुआ करता था सितंबर 24 में। उस लेवल्स पे तो नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 महीने का जो लेवल है थोड़ा सा उसे एज आउट हो रहा है। अभी प्रेजेंट लेवल जो है 4.29 है। वहीं हम डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो आज का डॉलर इंडेक्स पिछले 3 सालों का लोवेस्ट डॉलर इंडेक्स है, 97.25। क्रूड जो पिछले मंथ इसराइल इसराइल एंड ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के चलते लगभग लगभग 80 टच करता हुआ दिखा, वो अभी वापस अपने उसी जोन में चला गया है जो ट्रम्प टैरिफ के बाद से डिमांड डिस्ट्रक्शन और ओवर सप्लाई के कंसर्न के चलते नीचे गया था। 65 से 70 लेवल के बीच में आ गया था, वहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। गोल्ड जो फिर से एक बार उछलता हुआ दिख रहा था लगभग 3500 की तरफ, वो वापस 3300 के नीचे आ चुका है। और इन सभी मैक्रोज ने हेल्प किया है नॉट ओनली हमारे इकोनॉमी को, यूएस इकोनॉमी को भी, कि वो अपने लगभग ऑल टाइम हाई की तरफ है। हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अभी निफ्टी का लेवल 25,638 है, जो कि लगभग अक्टूबर, नवंबर और इवन सितंबर के इनिशियल फेज का जो लेवल था वही लेवल है। निफ्टी का पी अभी 23 का है, जो जहां से करेक्शन मिला था वो 23.61 का था। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट कमेंटेटर्स निफ्टी के ओवर वैल्यूएशन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जबकि जब पिछली बार जब उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.61 हुआ था तो बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडाइसेस ने रिएक्शन कैसे दिया है। तो पिछले एक वीक का जो रिएक्शन निफ्टी 50 का था, पॉजिटिव 2.09, ऑल टाइम हाई से केवल लगभग लगभग 2% नीचे। निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें करेक्शन ज्यादा है क्योंकि यहाँ ओवर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था। तो अभी भी वो लगभग 3% बढ़ने के बाद भी 11.5% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 2.4% ऊपर गया, और वो भी अब लगभग 2.43% ऑल टाइम हाई से नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से ज्यादा गेन किया और अब 3.49% ऑल टाइम हाई से नीचे है। माइक्रो कैप इंडेक्स 3.22% गेन होने के बाद ऑल टाइम हाई से 8.26% नीचे है। पोर्टफोलियो मेजोरली जिसके भी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप माइक्रो कैप में होते हैं, वो थोड़ा सा पेन फील कर रहे हैं, क्योंकि जो माइक्रो कैप इंडेक्स है वो लगभग 8.26% अभी भी नीचे है ऑल टाइम हाई से। वेयर इज निफ्टी की तरफ जो माहौल है और बैंक निफ्टी की तरफ माहौल है, वहाँ माहौल लगभग ऑल टाइम हाई वाला ही बना हुआ है। अगर हम यूएस इंडेक्सेस की बात करें तो वहां हम देखेंगे कि डॉ जोन्स जो है वो लगभग लगभग 4% उसमें चेंज आया पिछले वीक में, और वो 0.04
वो 2.65% अब ऑल टाइम हाई से नीचे है, वेरएज नेस्डैक एंड एसपी 500 ने अपना फिर से ऑल टाइम हाई टच किया है। तो जो माहौल मार्केट में सेंटीमेंट है वो बहुत ही बुलिश है, क्योंकि यूएस के मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाना शुरू कर दिया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज ने भी उस तरफ चलना शुरू कर दिया है। हम भी अगर मेन अपने फेस इंडेक्स की बात करें निफ्टी 50 की, तो 2%, जैसे हम इसी वीक में 2% बढ़े हैं, सेम वीक अगर अगला जाता है तो फिर वहां पे ये बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली बात नहीं होगी कि हम वापस एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। और बाकी जो छोटे इंडेक्स है, मिड कैप स्मॉल कैप, वो भी 2% और 2.5% या फिर 3.5% ही नीचे हैं। तो माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। बातें अब सेक्टर, अब मार्केट में अलग अलग सेक्शंस में इंडिया की ग्रोथ की बात, कि क्या अंडरलाइंग इकोनॉमी में जो फायर है वो कितना अच्छा हो सकता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, अलग अलग टारगेट्स, ठीक है, ये सब बातें वापस से लौट आई हैं। तो बातों का भी मार्केट में एक साइकिल होता है, ठीक है। सभी प्राइस देख के बातें करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सेफर जोन पे रहे। यही नैरेटिव चलता है इस मार्केट में, वही हमने अपने सामने भी होते हुए पिछले महीनों में देखा, और अब भी हम वही चीज विटनेस कर रहे हैं। अब जरा आते हैं हम इंडिया के पीएमआई डेटा पे। तो पीएमआई डेटा में आपके सामने जो अभी है, ये है कंपोजिट पीएमआई है। तो कंपोजिट पीएमआई जो है वो मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग का एंड सर्विस के पीएमआई का कंपोजिट नंबर्स होता है। तो यहाँ पे लगभग पिछले एक साल का जुलाई से लेकर जून तक का पीएमआई इंडेक्स जो लेवल को टच किया हुआ है, जो अभी का लेवल जून में रिकॉर्ड हुआ है, वो 61 का है। ये पिछले, ये डेटा आपके पास तो लगभग 12 महीने का है, लेकिन 61 से ऊपर का नंबर अप्रैल 24 में था। मतलब पिछले 14 मंथ्स का सबसे टॉप नंबर अचीव हुआ है अभी जाके, 61 का। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सितंबर से लेके लगभग फरवरी के मंथ तक का जो जो हमने कंपोजिट पीएमआई का डाटा रिकॉर्ड किया था, वो उनसे 2 मंथ पहले की अपेक्षा या उनके बाद के मंथ की अपेक्षा काफी कम था। इसी टाइम पे हम स्लो डाउन की बात कर रहे थे, और हमारे जो जीडीपी के नंबर्स जो खराब आने शुरू हुए थे, यही वो टाइम था। उसके बाद से हमने एक रिकवरी देखी है, और आखिरी जो हमने पीएमआई रिकॉर्ड किया है वो काफी हेल्दी है। ये जो आप नीचे चार्ट देख रहे हैं, ये आपके सामने जो ब्लू लाइन है वो कंपोजिट पीएमआई का लाइन है, जिसका चार्ट आप ऊपर देखा आपने। जो ग्रे लाइन है वो सर्विस पीएमआई की लाइन है, और जो रेड लाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग की लाइन है। आप यहाँ पे सीधा डेक्लाइन देखेंगे कि पिछले साल की जून के बाद से डेक्लाइन यहाँ पे स्टार्ट होता है, और ये डेक्लाइन लगभग लगभग फरवरी तक रहता है। मार्च के बाद से इसमें रिकवरी आती है, और जून में यहाँ पे आपको ये भी एक ब्रेकआउट की तरफ दिख रहा होगा। तो यहाँ ये भी मार्क है लगभग सितंबर के बाद से, इन बी प्रिसाइज की अगस्त के बाद से ही वो डिक्लाइन फेज शुरू हुआ था, और लगभग लगभग फरवरी तक वो उसी जोन में रहा। उसके बाद से फिर ये भी इंडेक्स जो है रिकवर करना शुरू किया। जो हमने फिर बाद में जो भी कैपेक्स लगाए होंगे, या जो पहले स्लो डाउन था, जो भी दिक्कतें रही होंगी, बट उसके बाद से मार्च ऑनवर्ड्स जो ये डेटा अच्छे होने शुरू हुए हैं। और उसके बाद से आपने देखा कि मार्च के बाद अप्रैल में वो डेटा थोड़े स्टेबल रहे हैं। मई में एक हल्का सा टिप मिला, जून की तरफ फिर वापस से वो अपटिक की तरफ जा रहे हैं। और अभी कंपोजिट पीएमआई पिछले 14 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पे है, और मैन्युफैक्चरिंग भी रिकवर हो रहा है, और सर्विस पीएमआई भी अपने पिछले 12 महीने के सबसे ऊपर वाले दौर पे है। तो अभी हम देखते हैं कि इस पीएमआई के डेटा का हम इंडेक्स से कुछ देख सकते हैं क्या। तो हमारे सामने जो ऊपर की लाइन है वो कंपोजिट पीएमआई की लाइन है, और नीचे की जो लाइन है वो निफ्टी 50 की लाइन है। तो ये पूरे पिछले लगभग 3 साल का डेटा है। ये लगभग आप कह लें कि जुलाई 22 से लेके अभी जून 25 तक का डेटा है इसमें। तो जो कोरिलेशन जो निकल पाया, आप देखें यहाँ पे जब भी पीएमआई ड्रॉप होता है, जिस 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 टाइम पे वहां पे थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला। ठीक है, ये जो लास्ट वाला फेज था, आप देखें यहाँ पे कि पीएमआई नीचे आना शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी इंडेक्स कम से कम एक महीने ऊपर ही रहा। वो ऊपर क्यों रहा? क्योंकि उस समय जो जनरल इलेक्शन था, तो जनरल इलेक्शन का एक अलग से पुश था। तो लोग नंबर्स पे नहीं ध्यान देके केवल पहले ध्यान इस बात पे था कि गवर्नमेंट वापस रिपीट हुई है, अगले 5 साल का एक फ्री रन मिला है, तो चीजें सही होंगी। ठीक है, लेकिन फिर वो जैसे ही दूसरे महीने का नंबर भी सेम वैसे ही रिपोर्ट हुआ, फिर वहां से आप देखिए कि करेक्शन बहुत ही सीवियरली शुरू हुआ। और जब ये वापस आप देख रहे हैं कि जब ये पीएमआई का इंडेक्स डेटा जब इंप्रूव होना शुरू हो रहा है, आप ये एरो के निशान देखें, जहां भी पीएमआई ऊपर की तरफ गया है, वहां एक बहुत ही एक सेकुलर बुल रन की तरफ मार्केट दिख रहा है। तो ये कोरिलेशन आप देख सकते हैं, जब भी ये पीएमआई का इंडेक्स लगभग लगभग 60
का जो एक मार्क है उसके ऊपर है, हम देख रहे हैं कि मार्केट बुल फेज में है। जैसे ही 57 की तरफ ड्रॉप हो गया और नीचे की तरफ आता है, तो वो फिर से वहां करेक्शन होना शुरू हो जाता है। ये करेक्शन केवल इसके चलते नहीं है, मार्केट में क्या वैल्यूएशन है उसके उसके संदर्भ में भी होता है। ठीक है। तो फिलहाल काफी कोरिलेशन दिख रहा है इस पीएमआई में और इंडेक्स के मूवमेंट में। अब जरा हम आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो कुछ प्लेयर्स हैं टेक्सटाइल में आपके सामने यहाँ पे। यार्न एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर गारमेंटिंग में कौन लोग होते हैं, फिर इन्फेंट वियर में कौन लोग हैं, और फिर ये थोड़े इंटीग्रेटेड कौन कौन से लोग हैं इसमें। तो जो यार्न एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो सिक्लिकल बिजनेस में रहते हैं, उनमें लगभग 12 से 30% तक का अलग अलग कंपनीज के हिसाब से आरओसी नंबर रहते हैं, बट ये सेक्टर थोड़ा सिक्लिकल है। फिर जब हम गारमेंटिंग में आते हैं, तो वो एक 15% आरओसी का बिजनेस है, ठीक ठाक आरओसी के नंबर है। ठीक है। और जो लो एसेट रिटर्न यहाँ पे होते हैं। उसके अलावा जो इन्फेंट वियर है मैन्युफैक्चरर्स के, यहाँ पे एंट्री बैरियर थोड़ा सा सही, मतलब ठीक ठाक रहता है, उतने सिक्लिकल ये नहीं होते हैं। और नीचे आपको उसके प्लेयर्स के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, यार्न फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स में नितिन स्पिनर्स हैं, वर्धमान टेक्सटाइल है। ठीक है। फिर गारमेंटिंग में आप आएंगे तो अरविंद मिलेगा, पॉल ग्लोबल मिलेगा। इन्फेंट वियर में आएंगे तो किटेक्स मिलेगा, एसपी पैरल्स मिलेगा। और इंटीग्रेटेड प्लेयर्स में आएंगे तो केपीआर मिल्स मिलेगा। इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जो भी बने हैं, उनका थोड़ा सा एक एक गेस्टेशन पीरियड निकाला उन्होंने, थोड़ा सा उनमें एक मूड जैसा माहौल रहता है। और जो हाई एंट्री बैरियर वाले बिजनेसेस हैं, सिक्लिकल नहीं है, तो वो जनरली जो है अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करने के उनके चांसेस रहते हैं। उसके अलावा भी आप सेम अगर उसमें एग्जांपल में आगे जाएंगे तो टेक्निकल टेक्सटाइल है, होम टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल सोर्सिंग है। टेक्निकल टेक्सटाइल में गरवारे टेक्निकल फाइबर्स है, प्रीकोट है। होम टेक्सटाइल में वेल्सन लिविंग है, इंडो काउंट है। एंड फिर टेक्सटाइल सोर्सिंग में पीडीएस है। तो इसमें अलग अलग बिजनेस है, इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। सभी के वैल्यूएशन सिक्लिकलिटी एक जैसी नहीं होगी। ठीक है। इसमें से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो जैसा कि यूके इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके चलते जो इंपोर्ट ड्यूटी यूके लिया करता था हमसे 8 से 10% का, वो लगभग जीरो हो गया है। तो ये हेल्प करेगा अच्छे से compete करने में, जो और अलग से प्लेयर्स, चाइनीज प्लेयर्स हैं, बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री से compete करने में थोड़ा काफी हेल्पफुल रहेगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ज्यादा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी बिजनेसेस हैं और खासकर यूके सेंट्रिक है, जो कहीं और अभी शिप शिप कर रहा है वहाँ बिल्कुल, अगर कॉम्पिटिटिवनेस में वो अगर अपने आप को देखेगा कि हाँ यहाँ हम कर सकते हैं, तो नए नए कस्टमर वहाँ देखेगा। ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से है वहाँ पे, उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। अब जरा हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अपडेट की बात करते हैं कि अब एक्सपोर्ट के नंबर जो पिछले साल रिपोर्ट हुए थे और अभी रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें क्या अंतर है। तो अप्रैल मई का एक्सपोर्ट नंबर है, तो पिछले साल एक्सपोर्ट के नंबर में अप्रैल के महीने में -1% का ग्रोथ था, यानी डी ग्रोथ था। और मई के महीने में लगभग 10% का ग्रोथ था। वेयर एज अभी पिछले साल की तुलना हम इस साल से करें तो 14.4% एंड 11.4% के ग्रोथ देखने को मिले हैं दोनों महीनों में। और ये ग्रोथ कंटिन्यू होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि इस लेटर हाफ पीरियड में इस साल के, वो यूके इंडिया बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के चलते हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर से नजर आएंगे यूके की तरफ। तो ये नंबर और भी अच्छे दिखने शुरू हो सकते हैं। तो ये डेटा ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल में कंपनी चूंकि सिक्लिकलिटी उसमें रहती है, उनका जो पूरा एक्सपोर्ट में खासकर जो है स्टॉकिंग डी स्टॉकिंग से है, कितना पहले से उन्होंने स्टॉक कर रखा है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जिनके अगर बढ़ जाते हैं, तो फिर वो कस्टमर सेंटीमेंट खराब होता है। जिस टाइम घटते हैं उस टाइम ये काफी ज्यादा माल मंगा के अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। तो ये वाला भी साइकिल एक बार देखना पड़ता है। एक इसमें और एक और इसमें जो वेरिएबल्स है वो है इनका जो रेड सी वाला जो इशू था। हालांकि अभी रेड सी वाला इशू जो है, वो जितना भी उससे प्राइस इंक्रीज हुआ वो सारे अभी तक तो पास ऑन कर चुके होंगे। ठीक है। तो रेड सी कहीं भी सॉल्व होता है और उस तरफ से अगर पूरा सही तरीके से अगर ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो अच्छी बात रहेगी। बट फिलहाल रेड सी वाला जो भी इशू है वो, चूंकि अभी सभी यूज टू हो गए हैं लगभग 2 साल से उस पर काम करने के हिसाब से, तो अभी वो चीज जो है एंड एंड कस्टमर्स जो है उनको पास ऑन अभी तक तो हो चुकी होगी। तो ये एक चीज, एक इसमें वेरिएबल्स चेक करना पड़ेगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इनका जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, वो हार्डली लगभग 15 से लेकर 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करता है। अच्छे कैश फ्लो का बिजनेस होता है। ग्रोथ भी इनमें मैक्सिमम बिजनेस में यूके और इंडिया बीटीए से पहले 15 से 20% की बात करते थे। उससे कुछ पुश मिलेगा तो शायद ये नंबर्स जो है वो थोड़े 5%, कुछ अच्छे प्लेयर जो पहले से यूके में प्लेस्ड हैं उनके लिए 10% टाइप बढ़े।
तो जो इनका जो प्राइस टू अर्निंग या डिमांड करते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं करते, उस हिसाब से एक सही तरीके से प्लेस्ड है। अब हम देखते हैं, एक चीज है आईसीएमआर की रिपोर्ट है, तो इंडिया में ओबेसिटी कंसर्न कैसे है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि अर्बन हाउस होल्ड में, अर्बन हाउस होल्ड है, वहां पे 14 से 15% लोग जो हैं ओबेज हैं, जबकि रूरल में 7% लोग रूरल है। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, वो कितना वर्कलोड कौन लेता है, कैसा इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल डिपेंड करता है। बट ये है कि शहरों में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोग से दुगनी संख्या में मोटे हो रहे हैं। और अगर हम सबसे ऊपर वाला नंबर देखें, 20% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड हैव ऑल एडल्ट मेंबर क्लासिफाइड एज ओवरवेट। मतलब जो एडल्ट्स हैं, 18 ईयर से ऊपर वाले जो है लोग, उसमें से 20% यानी हर पांच में से एक आदमी, ठीक है, वो ओवरवेट में क्लासिफाइड है। वो आज का स्टडी है, ठीक है। इसमें फिर एक और हम चीज देखें कि 1 in 4 हाउस होल्ड फ्रॉम द रिचेस्ट वेल्थ क्विंटाइल हैव एडल्ट मेंबर्स ऑल ऑफ हुम आर ओवरवेट। मतलब अगर ये तो हो गई कि हम बात कर रहे थे कि हर हाउस होल्ड में पांच में से एक आदमी वो ओवरवेट है, एडल्ट वाले में बात कर रहे हैं हम। फिर अगर हम ये सेम नंबर को लेके थोड़े हम रिच फैमिली की तरफ जाते हैं, तो फिर वो तब चार में से एक उसमें ओवरवेट है, ठीक है। फिर हम अगर देखें कि जो एफ्लुएंट क्लास है, मतलब थोड़ा सा जो और ऊपर की तरफ है, तो उसमें 17.3 ऑफ एफ्लुएंट हाउस होल्ड है ऑल मेंबर्स क्लासिफाइड एज ओबीज नॉट ओवरवेट, ओबीज, ठीक है। आई होप कि आप ओबीज एंड ओवरवेट में फर्क समझते होंगे। आप थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू ले लें कि एक जनरल, मतलब मेडिकल कोडिंग में आप समझ लें कि 25 से ऊपर बीएमआई वाले जो लोग हैं, अप टू 30 तक, ठीक है, वो ओवरवेट है। अब 30 के, वो जनरल बात, बहुत प्रिसाइज नहीं जा रहा हूँ मैं, 30 से ऊपर ओबीज है, ठीक है। तो 17.3% लोग जो एफ्लुएंट हाउस होल्ड है वो ओबीज में आते हैं, यानी ओवरवेट की संख्या काफी ज्यादा होगी, 20% से भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी जो आगे का सर्वे ये कहता है कि 2030 तक जिस जिस स्पीड से ओवरवेट होने की, अभी तो जो माइनर ओवरवेट वाली कैटेगरी में लोग देखे जा रहे हैं, जो बच्चे हैं उनमें ओवरवेट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ओबेसिटी बहुत देखने को मिल रही है। तो 2030 तक 35 से 40% एडल्ट्स ओवरवेट की कैटेगरी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उसका रीजन चाहे लाइफस्टाइल हो, रीजन चाहे इन्वायरमेंट हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी हो, और जो आपकी हमारी आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है, ये सब कुछ उसमें कंपाउंड होके आ रही है, ठीक है। और इस पे बहुत लोग ज्यादा कॉन्शियस हुए नहीं है। जो कॉन्शियसनेस की तरफ है, वो आप कह लें कि जो भी लोग हैं वो 40s के तरफ जो हैं वो थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज उससे पहले लोग कोई इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ये लगातार एक रैपिड स्पीड से बढ़ते जा रहा है। इसको बताने का मतलब ये था कि अभी नोवो नॉर्डिस कंपनी है, उसने विगोवी करके एक ड्रग है वो लॉन्च किया है। ये GLP-1 ड्रग है जिसकी बात हम हमेशा करते रहते हैं। तो उसने इंडिया में जो लॉन्च किया है, उसने 17,345 के प्राइस पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इज अ वंस वीकली GLP-1, ठीक, इंडिकेटेड फॉर वेट मैनेजमेंट एंड रिडक्शन इन रिस्क ऑफ मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट इन इंडिया। रिसेंटली भी आप देखें, आपने बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट, एक्सीडेंट कह लें, फैटल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो नहीं, मतलब क्या कहें उसको हम, बहुत ही यंग लोग, फिट लोग भी चले जा रहे हैं, बट जिनमें ओबेसिटी है या ओवरवेट है उनके चांसेस थोड़े और ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा कह नहीं सकते कि जो फिट है वो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी एक इंडिकेशन ये है कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ओवरवेट ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आते हैं, उनके वल्नरेबल होने के चांसेस जो फिट है उनसे ज्यादा है, ठीक है। तो वो इंसिडेंट जो है आप देख रहे हैं बहुत राइज पे है, अपने ही मार्केट में आप देख ले। तो ये GLP-1 ड्रग है, और इसने फिर कुछ तीन प्राइस पॉइंट पे ये ड्रग वो लेके आए हैं: 17,345, 24,280 एंड 26,015। इनका ये पहले से पेटेंट है, पहले से पेटेंट है ये। तो इनका जो है, आप देखें यहाँ पे, ऑल्सो फेसेस लॉस ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर सीमाग्लूटाइड द कंपाउंड इन विगोवी। मतलब ये सीमाग्लूटाइड पे बना रखा है इन्होंने, जो कि मार्च 26 में इनका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है। जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होगा, बहुत सारी कंपनी लाइन में खड़ी हैं अपने अपने GLP-1 ड्रग लॉन्च करने के लिए इंडिया में।
और इससे कम प्राइस पॉइंट पे, जो कि बहुत लोग आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये 17,000 का नहीं या फिर 24,000 का नहीं, आराम से 10,000, 8,000, 9,000 की वीकली डोज में अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो ये मार्केट है, ये इंडियन मार्केट की न्यूज़ थी, तो आई शेयर्ड विथ यू। अब जरा आते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन में आते हैं, कि कितनी कैपेसिटी कौन से जो जो अलग अलग कंपनीज हैं वो ऐड कर रहे हैं। तो अभी जो इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है वो लगभग आप मान लें कि लगभग 1350 जीवीए के आसपास है। और जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो लगभग मतलब 2032 का टारगेट जो है वो है 2364 जीवीए है। तो यहाँ से लगभग आप कह लें कि 1000 जीवीए का एक विंडो बचता है। इस 1000 जीवीए में कम से कम जो 220, एक तो 220 तक वाले जो आपके केवी वाले ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसके बाद जो अप टू 765 है, फिर उसके बाद से एचवीडीसी वाले भी हैं, 800 तक भी है वो है। तो 220 के ऊपर वाले जो सेगमेंट है, ठीक है, वहां पे कम से कम 50% से ज्यादा वहां पे कैपेक्स होना है वहां पे। तो कम से कम ये हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 1000 जीवीए, एक जीवीए में 1000 एमवीए होता है। तो यहाँ जो कैपेसिटी आप देख रहे हैं ये एमवीए कैपेसिटी है। तो लगभग आप कह लें कि 500 से ज्यादा जीवीए ऐड होने हैं इस सेक्शन में। और इस सेक्शन में जो हाई वोल्टेज वाले जो है, 220 से ऊपर वाले जो है, वहां पे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही कम मिलेंगे। इसमें अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, सीमेंस, आई थिंक सीजी पावर भी है और हिटाची भी है। ठीक है। इनके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि और भी ज्यादा लोग हैं इसमें। और यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो सीमेंस जो है 15,000 एमवीए उसकी करंट कैपेसिटी है, उसने 15,000 प्रपोज और कर रखा है। इसी इंडस्ट्री है, 6,000 की कैपेसिटी है, 12,000 ये ऐड कर रहा है। दानिश पावर लगभग 4,681 की कैपेसिटी है, और उससे ज्यादा 6,319 की कैपेसिटी वो और ऐड कर रहा है। अब इसमें हम देखें, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड है, तो इन्होंने 40,000 का इनका एमबीए कैपेसिटी है तो है ही, 15,000 का एमबीए कैपेसिटी वो अभी तक ऐड कर चुके हैं। मे बी ये रिसर्च जो है मोतीलाल ओसवाल का है, थोड़ा पुराना है, वैसे तो नया ही है, बट शायद उन्होंने ऐड नहीं किया। मई में ये जो उनका प्रपोज्ड कैपेसिटी था वो ऑपरेशनल हो चुका होगा। और अब इसके बाद इन्होंने फर्दर 22,000 एमवीए कैपेसिटी पे इस साल काम करने की शुरुआत कर दी है। पैसे का फंडिंग पूरा हो चुका है। और अगली जो कैपेसिटी इनकी फरवरी तक रेडी हो जाएगी, वो 75,000 एमबीए की रेडी हो जाएगी। इसका मतलब 45 जीवी की कैपेसिटी उनकी रेडी हो जाएगी। तो इनको भी दिख रहा है यहाँ पे कि हाई वोल्टेज में बहुत प्लेयर नहीं बचे हैं, जो पहले करके आगे बढ़ेगा उसको वहाँ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं ट्रांसफॉर्मर की का लैंडस्केप समझा इसलिए रहा था कि इवन स्पाइट ऑफ कि इतना भी कैपेसिटी लोगों ने कर लिया है, फिर भी मल्टीपल प्लेयर ने अभी भी कैपेसिटी एडिशन की बात की है। ठीक है। और कल का न्यूज़ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है और जो भी उस तरफ काम होना है, उसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाने की बात की है। ठीक है। और काफी, जैसे कि हम देखते हैं पावर मिनिस्ट्री के साइट पे हर 15 दिन पे डेटा एकदम अपडेट होते रहता है, वहाँ डेली रिपोर्ट्स भी आते हैं वहाँ पे। बट डेली रिपोर्ट को डिकोड करके फिर मंथली में डालना बहुत मुश्किल है, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। बट फिर भी फोर्टनाइटली रिपोर्ट वहाँ पे होता है। और कैपेसिटी एडिशन का एटलीस्ट कम से कम मंथली रिपोर्ट वहाँ पे होता है। आप सबने देखा होगा वहाँ पे। फिर जरा हम आते हैं, हम बहुत अभी चर्चा चल रही है डिफेंस सेक्टर की। तो डिफेंस सेक्टर में ना तीन कैटेगरी में, ये बहुत ही अच्छी स्लाइड मुझे मिली, सोशल मीडिया से मिली, वीक्यू रिसर्च की स्लाइड है ये। तो तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है कि बातें बहुत सारी हो रही होंगी इस मार्केट में कि उसके पास ये कैपेसिटी है, वो इतने अच्छे में चली जाएगी, उसके पास जो काम होगा वो कोई और ना कर पाएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है। बट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि अभी के लिए इन्वेस्टेबल अगले 5 साल तक कहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ साफ साफ लिखा आपके पास कि जो जियो पॉलिटिक्स और जो रीजनल एसर्शंस की तरफ, यूएस चाइना जो आपस में बड़ा इकोनॉमिक कह लें, मिलिट्री कह लें, जैसे भी कह लें, तो उसके चलते जो जो चीजें क्रिएट हो रही हैं, वो बन रहे रडार, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, गैस टर्बाइन इंजन्स। ठीक है। फिर ये यू कैव, हेली यू कैव, यूएवी। ठीक है। फिर आपके ड्रोन स्वार्म्स। ठीक है। फिर स्पेस वॉरफेयर, फिर फुल्ली ऑटोनोमस फाइटिंग व्हीकल्स। ठीक है। तो इसमें फिर कैटेगरी है कि इसमें अभी के लिए इन्वेस्टेबल कैटेगरी कौन सी है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, जो इन्वेस्टेबल कैटेगरी है आज के टाइम पे, वो रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, सिमुलेटर्स,
मैरीटाइम डिफेंस, एवियोनिक्स, कुछ पहले से चल रहे हैं उसके अपग्रेड्स, कम्युनिकेशन, फिर आर्मामेंट एंड एमुनिशन, ठीक है, फिर नाइट विजन सिस्टम, और फिर एडवांस काइनेटिक वेपन्स। इस तरफ की जो काम हो रहा है ना, वो विद इन 5 ईयर्स के अंदर वो काम हो रहा है, और इधर ज्यादा मतलब जो प्रॉफिट पूल है इस तरफ है। फिर जो आगे की तरफ जो काम, जो कि थोड़ा सा और नीश सेगमेंट है, ठीक है, वो आपके वाशली से कंपनी हो सकती है, कि जैसे ही कुछ लगता है इसमें कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उसको जरा हम इस तरफ देख लें। फिर जो और जो आप स्पेस वार की बात करें, ठीक है, फिर आप कह लें क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर लें, ठीक है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो गए, ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स हो गए, ये इस पे काम चल रहा है। बट एक्चुअली इसमें मार्केट, जो बड़ा मार्केट क्रिएट होगा, वो मे बी अगले डिकेड में जाके क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज किया गया है कि अभी के टाइम पे अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टेबल कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें देख लें कहाँ पे काम हो रहा है, और इन्हीं जगह पे अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करें, कि क्योंकि काम यहाँ पे बहुत रैपिडली हो रहा है। आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे नीचे की तरफ देखें आप, इकोनॉमिक मेच्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल सर्टेनिटी एंड स्केलेबिलिटी, तीनों में टिक 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 है यहाँ पे। दैट मीन्स कि अभी ये इकोनॉमिक मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल सर्टेनिटी भी है वहाँ पे, और स्केलेबिलिटी मतलब वहाँ पे ऑर्डर्स भी बहुत आ रहे होंगे, ठीक है, और कंपनी अपना कैपेक्स भी कर रही होंगी। उसके बाद की जो कैटेगरी है, वाशिश एंड रडार पे रखने वाली कैटेगरी, रडार का मतलब कि अपने रडार पे आप रखें, कि ध्यान रखें कि हाँ ये सब भी चीजें हो रही हैं, और कभी ना कभी ये भी बहुत चीजें होंगी। ठीक है, तो इन्वेस्टेबल कैटेगरी कौन सी है, वाशलिस्ट कैटेगरी कौन सी है, और ध्यान रखने वाली कैटेगरी कौन सी है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया गया है। फिर जरा हम आते हैं, ये सब कुछ होने के बाद, इतना हम एक्टिव हैं, काफी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बट इट्स ऑल, सब चीजों के अलावा बहुत जरूरी है हमारा सही रहना। तो हम कैसे सक्सेस को नापते हैं, कैसे हमें बताया गया, समझाया गया, सोसाइटी कैसे देखती है कि सक्सेस कैसे मेजर करती है, कि आप कमाते कितना है और आप काम क्या करते हैं, इस हिसाब से आपको सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अच्छे बुरे में नाप दिया जाता है। बट एक्चुअल में बात वो है नहीं। बेटर स्केल में मेंटल हेल्थ कैसा है आपका, आपका जॉब टाइटल आप देख लें कि कितना डिपेंड कर रहा है, फिर सैलरी कितनी डिपेंड कर रही है, फ्री टाइम कितना आपके पास, और आप जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल हेल्थ पर कैसा है। ठीक है, तो एक बेटर स्केल ये है। तो जो कुछ भी चल रहा है सोसाइटी में, जो आजकल सडन आप देख रहे हैं कार्डियक अरेस्ट, डेथ वेथ की बात जो भी है, वो किसी के हाथ में तो नहीं है, बट जो कुछ भी टाइम है वो हम अच्छे से बिताएं, जो भी आसपास हैं सब लोग के साथ रहें, और नोइंगली किसी को हम परेशान ना करें, ना होने दें, ऐसा कुछ ना हो। और केवल दो चीजों पे ही डिपेंडेंट ना रह के लाइफ को एक थोड़ा होलिस्टिक वे में हम जिए। ठीक है, इससे ज्यादा बेटर चीज हो नहीं सकती। तो विद दिस आई फिनिश्ड, एनी डाउट यू हैव, यू कैन आस्क।